राजनीति में आपको खराब लगेगा, मुझे सुनने कहने में खराब लगेगा, नैतिकता नाम की कोई जगह नहीं है। तो अब लोगों का इंतजार जो है 24 पे है कि कैसे कोई एक बड़ा पेंच फंसे और नरेंद्र मोदी की सरकार जाए। क्षेत्रीय दल इतने ताकतवर हैं कुछ एक जगह पर कि वो अपनी क्षेत्रीय अस्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने पहले अपनी ज़मीन लोगों को इसलिए उधार पे दे दी कि उसके पास अपने कार्यकर्ता नहीं थे, अपने कामगार नहीं थे जो खेती किसानी करके उगा सके। बिहार में लालू प्रसाद यादव को कमंडल मंडल का सहयोग मिला और जो सहयोग मिला तो उन्होंने अपना बढ़िया 15 साल तक पूरा पक्का राज किया। जैसे नीतीश कुमार कहते हैं एक दूसरे चिराग को लाके बनाया जा रहा था, चिराग का इस्तेमाल मुझे हटाने के लिए किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज में जब भी सेंसेक्स ऊपर जाता है तो करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं और जब नीचे जाता है तो करोड़ों रुपए पानी की तरह डूब जाते हैं। ठीक यही हाल राजनीति में भी होता है। कभी कोई नेता किसी नेता के साथ आता है तो वह बुलंदियों पर पहुंच जाता है और कभी कोई नेता किसी नेता का साथ छोड़ देता है तो वो अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। और इन नेताओं से ज़्यादा इसमें भूमिका होती है पार्टियों की। छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर इस देश में सरकारें बनाती आई हैं, इस देश में सरकारें गिराती आई हैं। और फिलवक्त बिहार में भी जो चल रहा है कि एक क्षेत्रीय पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी का दामन छोड़ दिया और दो क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर के बिहार में नई सरकार बना ली। तो इन क्षेत्रीय पार्टियों की जो भूमिका है, जो महत्ता है इस देश की राजनीति में, जो उनका स्थान है, उस पर एक बहुत ही अद्भुत किताब आई है और जिसका नाम है सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का, जो फिलवक्त मेरे हाथ में है। इसको लिखा है वरिष्ठ पत्रकार अपू श्रीवास्तव ने, जो लखनऊ में लंबे समय तक रहे हैं, पंजाब में लंबे समय तक रहे हैं और बिहार में भी लंबे समय तक रहे हैं। इन्होंने इस पूरी किताब में भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका इतिहास, उनका वर्तमान, उनका भविष्य और उनकी राजनीति किन विचारधाराओं से प्रेरित रही है, इसको लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, जिसको छापा है प्रभात प्रकाशन ने। करीब 400 पन्ने की किताब है और 400 रुपए की इसकी कीमत है। तो ये तो रही बात किताब की, लेकिन इस किताब के अंदर क्या है उस पर बात करेंगे हम खुद अपू श्रीवास्तव से। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किताब जो लिखी है सर सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का, चूँकि क्षेत्रीय पार्टियाँ का जो इस समय फिलहाल जो 9 तारीख से इसकी महत्ता बढ़ी है वो एक अद्भुत है। आपने इसमें बहुत सारी पार्टियों का जिक्र किया है, उनके बनने का बिगड़ने का जिक्र किया है, लेकिन हम थोड़ा वर्तमान से शुरू करते हैं। जिस तरीके की कोशिश हो रही है 2024 के लिए, क्या ये क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर के वो आकांक्षाएं पूरा कर पाएंगी? मुझे तो लगा कि आपने बिल्कुल अंतिम सवाल सबसे पहले पूछ लिया है। दरअसल इस देश में 9 अगस्त जो है वो हर साल, हर 6 महीने में, हर साल भर में एक बार 2 बार आता ही आता है और तब लगता है कि अब ये क्रांति होने जा रही है। और जैसे कि अगस्त क्रांति की हम लोग बात करते रहे हैं और अगस्त क्रांति के बहाने देश में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, लेकिन वो अगस्त क्रांति कुछ महीने भर चलती है, कुछ 2 महीने चलती है और फिर उसके बाद मामला टाँटा फिस्ट हो जाता है। जहाँ तक 2024 की सवाल है तो 24 की भूमिका इतने बड़े स्तर पर लिखी गई है और जब से नरेंद्र मोदी देश की राजनीति की सत्ता में आए हैं, केंद्रीय सत्ता में आए हैं, तब से उसका एक अलग महत्व हो गया है। तो जैसे ही 14 निपटा, 14 के बाद लोग इंतज़ार करने लगे 19 का, 19 निपटा, तो अब लोगों का इंतज़ार जो है 24 पे है कि कैसे कोई एक बड़ा पेंच फंसे और नरेंद्र मोदी की सरकार जाए। लेकिन ये सब आसान नहीं होता है। एक झटका ज़रूर हो सकता है, 9 अगस्त का छोटा सा झटका है ये। अब ये झटका सचमुच भूकंप कब बनेगा, कब उसमें बहुत सारी दरारें आएंगी और कुछ दरारें जो अभी दिख रही हैं आपको, क्योंकि राजनीति में दरारें रहती हैं, वो कब पट जाएं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो दरारें अब जो आ चुकी थी, अब वो धरती क्या इतनी ज़्यादा हिल करके समतल हो जाएगी कि सब लोग एक तरफ और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए एक तरफ, एनडीए में अब छोटे छोटे दल ज़्यादा हैं, तो वो एक तरफ और दूसरी तरफ ये एक तरफ। तो क्या इतना बड़ा झटका नीतीश कुमार ने दे दिया है कि पूरी सब नीचे की जितनी भी तलहटी पे पूरा सब पार्टियों की दीवारें थी वो सब थम गई और सिर्फ एक बन गई हैं सब वो। दूसरी तरफ एक
नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी या जेपी नड्डा की भारतीय जनता पार्टी है, और उसके साथ के और छोटे छोटे दल हैं, और दूसरी तरफ बाकी जो क्षेत्रीय दल है, बड़े क्षेत्रीय दल है जिनका अपना लंबा चौड़ा इतिहास है, वो सब एक साथ आ जाएं और उसके साथ साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी, अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी उनके साथ में आकर के अपना जितना पहाड़ है तोड़ ताड़ करके वो सब ख़त्म करके बराबर में ले आए। तो ये आसान काम नहीं होता। हाँ, ये तभी संभव होगा जब ऊपर वाला भी तय कर दे, और देश के ऊपर वाला यहाँ नीचे वाला है। यहाँ ऊपर वाला का मतलब भगवान नहीं है, यहाँ तभी है वो जो जनता, जो लोग, जो बिल्कुल उनको लग जाए कि हाँ अब इनसे नहीं होने वाला, इन्हीं से होगा, तो वो। तो फिलहाल आप एक ट्रेमर देख रहे हैं, जैसे हम लोग स्टूडियो में बैठे होते हैं और अफ़गानिस्तान में कहीं भूकंप आता है, अफ़गानिस्तान उसका एपिक सेंटर होता है, और फिर हमें लगता है थोड़ा झटका आया, तो ये झटका है। फिलहाल के लिए एक आध महीने इस पर चर्चा होगी, और वो झटका लगातार आया तो बात दूसरी है, और उस झटके के बाद महाभूकंप आया तो बात दूसरी है। लेकिन अभी ये झटका है, एक झटका है, और झटके से सब लोग सहम गए, ये बात भी सही है। उसका रिचर स्केल मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, जो 7 पे बहुत बड़ा होता है, तो 1-2 डिग्री का है जिसमें थोड़ा बहुत कुर्सियाँ हिली हैं, थोड़े से पायों को हिल गए होंगी, पुरानी कुर्सियाँ कमज़ोर पड़ गई होंगी, तो उनके पेच को कसने की ज़रूरत होगी। अब पेच कसने वाला जो आदमी है केंद्र में बैठा है, उसके कारिंदे कितने मजबूत होते हैं, कितने तरीके से होते हैं कि पेच ठीक से कस लें। लकड़ी अगर पुरानी घिस गई है तो उसको काट के फेंक दें, दूसरी उसकी जगह जॉइंट लगा दें। वो जॉइंट लगाने का सिलसिला निश्चित रूप से शुरू हो चुका है, और क्योंकि हम सब लोग तो बाहर से देखते हैं, अंदर काम करने वाले जब लोग होते हैं वो दूसरे तरीके से देखते हैं, वो एक सिलसिला चल रहा है। और दूसरी तरफ जो झटका आया, जिससे थोड़ा सा जहाँ बंजर हो चुकी ज़मीन थी, वहाँ पर अगर लग रहा है कि कोपलें फूटने लगी हैं, तो उन लोगों को खुशियाँ हैं, उनका अभी हरियाली देखने की कोशिश करेंगे, उससे मुस्कुराएंगे, और फिर आगे जाएंगे, फिर देखने की कोशिश करेंगे कब फल आएगा। और फल से दूसरा फल फिर क्रॉस ब्रीडिंग होगी, वो लंबा प्रोसेस है उस क्रॉस ब्रीडिंग का। आम के साथ में नीम की क्रॉस ब्रीड करने में बहुत लंबा टाइम लगा था, तो यहाँ पे भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। ये इतना आसान खेल नहीं है, ये आसान खेल नहीं है। और आपने जिस तरीके से बताया कि इस समय क्षेत्रीय दलों ने मिलकर, खासतौर से जेडीयू ने जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को डेंट किया है, और ये पूरी किताब जिस पे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों की है। और फिर मैं इसको लेकर के जाना चाहता हूँ 1967 में। क्या 1967 में जब जवाहरलाल नेहरू की मौत हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो जाती है, और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हैं, तो वो पहला जो दौर था 1967 का, और जो 2022 में चल रहा है, इस समय बीजेपी को थोड़ा झटका लगा। 67 में कांग्रेस को पहली बार वो झटका लगा था इंदिरा गांधी के दौर में, जब चुनाव होते हैं, और कई जगहों से कांग्रेस कमज़ोर पड़ने की स्थिति में आती है, और वहीं से क्षेत्रीय दलों का उभार शुरू होता है, चाहे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे दूसरी और क्षेत्रीय पार्टी। कैसे देखते हैं उस दौर को और इस दौर को? क्योंकि नेहरू भी लार्जर देन लाइफ छवि है, और मोदी जी की भी छवि वो बन गई है। देखिए, तब तक जैसा कि आप पहले ही कह चुके हैं, तो थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। नेहरू का देहावसान हो चुका होता है, लाल बहादुर शास्त्री एक उभर रहे थे, और अचानक उनका देहावसान हो जाता था। और तब तक कांग्रेस में इंदिरा गांधी भी पूरी तरीके से कब्जे में उन्होंने नहीं कर पाई थी, और बहुत सारे कामराज योजना और न जाने क्या क्या उद्योग, ये सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, अपनी अपनी गणित चल रही थी। तो पार्टी में ऑलरेडी एक भूकंप सा था, और तब तक निराशा लोगों में बढ़ गई थी। 20 साल लगभग सत्ता के हो चुके थे कांग्रेस के, और कुछ खास ऐसा परिवर्तन नहीं दिख रहा था लोगों को। तो उस समय तक ये हुआ कि 67 में जब चीज़ें हुई, तब 9 राज्यों में क्षेत्रीय दलों में गैर कांग्रेस सरकारें आ गई थी 17 में। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था। केंद्र में जरूर कांग्रेस बनी हुई थी, लेकिन राज्यों के स्तर पर बहुत सारा काम चल रहा है। तब की स्थिति में ये फर्क था कि केंद्र में कांग्रेस थी, राज्यों में 9 जगह सरकारें उस तरह थी। आज की स्थिति थोड़ी विपरीत है। थोड़ी विपरीत इस तरीके से है, विपरीत क्या, बिल्कुल अलग है उस तरीके से कि आज केंद्र में सिर्फ और सिर्फ 7.5-8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है।
आप 20 साल की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार 7.5-8 साल थे। अब 7.5-8 साल में ऐसा मतलब बहुत बड़ा आप उसकी तुलना जब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि हाँ एक बहुत मजबूत सरकार है, और निश्चित रूप से वो मजबूत सरकार है। लेकिन इस सरकार के सामने जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रों में तो अपना ठीक ठाक हैं, अपनी जगह पर हैं, और कई जगह वहाँ से भी समेट दिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, समेट दिए गए हैं। लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं, मनो इच्छाएं हैं और जो उनकी कामनाएं हैं वो फलीभूत होते हुए अभी तक नहीं दिख पा रही थी। अगर आप देखिए इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने उसी इमरजेंसी के बाद जब चुनाव होते हैं तो एक कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। पूरा 77 वाला जो देश में 77 के चुनाव में क्या हो गया था, पूरा बदलाव हो गया। वो सब क्षेत्रीय दल गुल इधर उधर के, वो बात दूसरी की, बाद में 3 साल भी नहीं बीता और उसमें जो हालात हुई वो हम सब लोग जानते हैं कि कितने टुकड़े हुए, तो यहाँ गिरा तो वो वहाँ गिरा वाली स्थिति थी। फिर कांग्रेस एकदम से उभर करके सामने आती है। तो अब ये भी संभव हो सकता है कि एक मेल हो, मिलाप हो, लेकिन वो केंद्रीय सत्ता तक पहुंचते ही कितने बिखर जाएंगे ये देखना होगा। और यही एक सबसे रोचक तथ्य है आज की राजनीति में। क्योंकि अभी से क्षेत्रीय दल इतने ताकतवर हैं कुछ एक जगह पर कि वो अपनी क्षेत्रीय अस्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो राष्ट्रीय बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से वापस कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक अजीबोगरीब स्थिति में फंसी हुई है। वो सबसे बड़ी दुविधा, तब ऐसी स्थिति नहीं थी। हाँ, कांग्रेस के सामने ये दुविधा नहीं थी कि हमें किसी क्षेत्रीय के साथ गठबंधन करना है। अब वो क्या हुआ है कि कांग्रेस बड़ी दुविधा में थी। कांग्रेस ने पहले अपनी जमीन लोगों को इसलिए उधार पे दे दी कि उसके पास अपने कार्यकर्ता नहीं थे, अपने कामगार नहीं थे जो खेती किसानी करके उगा सके। उसने कहा बेटा तुम ले जाओ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पेपर ख़त्म हो चुका है, कानून खेती का ख़त्म हो चुके हैं, ज़्यादा दिन तक कब्जा करने दोगे तो सब वो लेके उड़ेगा। तो इस बहाने क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में लालू यादव, ममता बनर्जी और न जाने कितने इन तरीके के लोगों ने, और ताज़ा हमारे केसीआर भाई साहब, सबसे कम संघर्ष करके सबसे जल्दी सत्ता पाने वाले केसीआर हैं। 2000 में तक वो मंत्री बने रहे, बढ़िया थे। 1 से उनकी लड़ाई शुरू होती है और 14 में उनको राज्य मिल जाता है। तो इससे बढ़िया लड़ाई और सत्ता का सुख नहीं वो किसी ने भोगा होगा। अब इन सब की इच्छाएं ये हैं, सबको बढ़िया सा हो गया, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके बाकी सबके बाद अपने जहाज हो गए, अपनी पुलिस हो गई, सब कुछ हो गया। और अरविंद केजरीवाल इस समय दूसरे ढर्रे पे चलते रहे। एक पहले दिल्ली उन्होंने रहा, 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, और सबसे बड़ा काम उन्होंने पंजाब में करके दिखाया। पंजाब में अब उनकी भी सरकार उतनी बड़ी हो गई जितनी अन्य राज्यों में होती है। तो जो इधर के लोगों थे, जो और जगह सरकारें थी, अब ममता बनर्जी जमीन कांग्रेस को वापस करने को राजी नहीं है। आंध्रा में वायएसआर राजी करने को राजी नहीं है, जबकि उनके पिताजी ने वही दिली थी जमीन। ऐसा नहीं बाप बेटे में, तब तो ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे बाप ने कर्ज लिया तो वापस मुझे नहीं करना पड़ेगा। वो भी लिखा पढ़ी में, जब कर्ज बाप ने कर्ज तो लिखा पढ़ी में लिया था ना। वायएसआर बोले ना, काहेगा कर्ज, ये हमारा था, हमारा पिताजी के साथ चला भी गया। और आजकल आलम भी यही है, वायएसआर ने अपनी माँ को भी अलग कर दिया है, बेटी बहन भी अलग है, बिल्कुल एक छत्र राज जगन रेड्डी का वहाँ पर चल रहा है। केसीआर कहाँ नहीं रहे, मंत्री रहे, सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद अपना एक रूप अलग दिखा दिया, आपने देख ही लिया। ममता बनर्जी ने शुरुआत कहाँ से की थी, जयप्रकाश जी के गाड़ी पर डांस करके की थी उन्होंने। कि डांस मतलब हंगामा करके, ऐसा नहीं, मतलब डांस का मतलब हंगामा करके। और जब हंगामा करके वहाँ पर उन्होंने की थी, और फिर उसके बाद उनका अपनी रणनीतिक रही, क्योंकि वहाँ तब तक बहुत ऐसी स्थितियाँ नहीं थी कि आप वामपंथियों से टक्कर लेते। फिर धीरे धीरे उन्होंने वामपंथियों से टक्कर लेना शुरू किया, कांग्रेस में रह के, कांग्रेस से निकल के, कांग्रेस में रह के, कांग्रेस से निकल के, ये उनका सिलसिला चलता रहा। और तो और वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रही। तो वो सब उन्होंने करते करते क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे मजबूत किया। बिहार में
लालू प्रसाद यादव को कमंडल मंडल का सहयोग मिला। मिला। और जो सहयोग मिला तो उन्होंने अपना बढ़िया 15 साल तक पूरा पक्का राज किया। पहली बार तो उनको सहयोग मिला था जनता दल में, तो बीजेपी ने किया ही था। बीजेपी ने ही किया था, बीजेपी बहुत साथ थी उनके, तो उसको भी लगा को। अब यहाँ जमीन देने लेने के सिलसिले कांग्रेस ने ज़्यादा किए, लेकिन छोटे दलों ने भी किए, मतलब छोटे दलों ने भी अपनी चालाकी दिखाई, बीजेपी से दिखाई, बीजेपी ने उनसे दिखाई, तो ये कब्जा करने का सिलसिला चलता रहा। और आज भी आप ऐसा मत समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज आ गए तो उनकी ज़मीन ना, तो कभी कहीं उन्होंने लीज पर एक हिस्सा ईस्टर्न यूपी में महान दल से ले रखा है, एक हिस्से एक जगह पर ओम प्रकाश राजभर से ले रखा है। राजभर को खेती करते थे पहले, फिर उसके बाद आना लगा कि राजभर को लगा ना ये हमसे ज़्यादा पैसा तो है समाजवादी पार्टी वाले देंगे, वहाँ चले गए। अब फिर कह ना यहाँ पे नहीं माल मिल रहा है तो कह इधर आ जाओ, तो वो इधर आने की कोशिश में। तो राजनीति बड़े रोचक मोड़ पे है। और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस का उसका जो खजाने का जो मैनेजमेंट है कि कहाँ ज़मीन लीज पे दी जाए कहाँ ना दी जाए, वो बड़ा गड़बड़ा गया और पिछले 30 साल से गड़बड़ाया हुआ है। अभी तक वहाँ पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं है, ना राहुल गांधी हो पाए ना प्रियंका गांधी हो पाई हैं कि जो बड़ा हिसाब किताब ठीक से रख सकें और अपनी ज़मीन उनके कब्जे में रहे। तो अब उसकी भी इच्छा हो रही है कि हमारी ज़मीन जहाँ जहाँ गई है वहाँ वाले राहुल गांधी इसीलिए कर्नाटक में जाते हैं तो लिंगायत के उसमें सेक्ट में जाके मंदिर में जाके नहीं बाकायदा धारण करते हैं। तो वो सब एक बड़े रोचक दौर में है जिसको एक कहानी की तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है और आपको आनंद आएगा इस किताब। और ये कहानी सारी की सारी कहानी हम चूँकि इस किताब के बारे में जब बात कर रहे हैं, 450 पन्ने की किताब है, हर क्षेत्रीय दल का पूरा लेखा जोखा इसमें है। और अगर हम एक क्षेत्रीय दल पर बात करना शुरू करें जिनकी राजनीति अगर हम समाजवादी पार्टी से ही शुरू करते हैं तो 89 से लेकर 2022 तक की अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी जी। तो हर पार्टी की अलग अलग कहानी है, हर पार्टी के बनने की अलग कहानी है, हर पार्टी के बिगड़ने की अलग कहानी है। कुछ कहानियां हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि इस किताब के अंदर क्या है और तब आप उसको पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। तो हम सारी कहानी नहीं बताएंगे, हम कोशिश यही करेंगे कुछ कहानियां आपको बताएं, बाकी बची हुई कहानियों के लिए आप इस किताब को पढ़ें। क्षेत्रीय दलों की जब हम बात करते हैं, एक आध बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नज़र आते हैं नॉर्थ से लेकर के और साउथ तक में। जैसे अभी फ़िलहाल मुझे 2 आदमी दिख रहा है, एक चंद्रबाबू नायडू, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, बड़े मोदी जी के सहयोगी रहे हैं, कुर्सी पे हाथ पकड़ के बिठाने वाला वो पूरा वीडियो आपने भी देखा होगा जो आया था। और अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया है कि वो एकदम अलग धुरी में चले गए हैं। क्योंकि इस क्षेत्रीय दल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो बताइए। जैसे आपने कहा ना कि केसीआर ने सिर्फ 14 साल मेहनत की, बन गए। चंद्रबाबू नायडू को वो भी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो एक जमीन बनाई हुई। देखिए, चंद्रबाबू नायडू को एनटीआर की ज़मीन, अपने ससुर की ज़मीन मिली, और जब ससुर की ज़मीन मिली उनकी तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद उनकी पत्नी को जब सत्ता जाने वाली थी तब वो अचानक अपना एक कूद करके आते हैं और अपना पूरा, इसके पहले उन्होंने राज्य का दौरा करना शुरू कर दिया था जैसी उनकी स्थितियां थी, और वो भी कभी कांग्रेस से होकर के फिर इधर अचानक वो आ जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। और सरकार में जब आए एक बार तो फिर उसके बाद बहुत कायदे से आए, पूरा रुतबा था उनका, और उनको उस बार से ही लगने लगा कि अरे मेरा तो इतना जब बड़ा वो है। तो उन्होंने पहले एनटीआर के परिवार वालों को भी अलग किया, फिर अपना पूरे, और आजकल की स्थिति में उनका नारा लोकेश, जो लोकेश उनका लड़का है जो अभी तक इस सरकार के पहले तक मंत्री भी था, आईटी का मिनिस्टर थे वो, तो वो उनके साथ पूरी, और उसको उन्होंने वहाँ सोचा ये था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम सरकार आंध्रा की सत्ता उनको सौंप करके हम आगे चले आएंगे। बीच की प्रक्रिया में वो केंद्रीय राजनीति में आए, एनडीए के संयोजक बने, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास सिपहसालार बनने की कोशिश की, और लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर रहते हुए नरेंद्र मोदी से बार्गेन करना चाहा, खासतौर से उनकी कई योजनाओं को लेकर के, कोवलम एक सिंचाई योजना, बाकी और को लेकर के, और फिर उन्होंने जब राज्य को की राजधानी को 4 हिस्से में बांटने की बात की, विशाखापट्टनम के पास अमरावती में उन्होंने नया पूरा रूप बनाया, वो महेशपति जैसा पता चला कि बन रहा है। मैंने देखा भी उस महेशपति को, लेकिन आज नहीं, 3 साल 4 साल पहले, 3.5 4 साल पहले मैं देखा था उसको, लेकिन वो बहुत समझ में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे वो क्या है, हैदराबाद सेंट्रिक मुख्यमंत्री हो गए थे, प्रदेश की जनता से टूट गए थे।
तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। सिर्फ जो 2004 में जैसे हुआ था ना अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग सरकार वाला टाइप, उसी तरीके से शाइनिंग इंडिया, वो शाइनिंग आंध्रा अस्मिता, उसको लेके उन्होंने सोचा सब कुछ ठीक होगा हैदराबाद में, लेकिन वो सपने टूट गए। और टूटने के वहाँ तो सपना, एक आदमी के सपने की झलक दौड़ी थी अंधड़ में, मान लीजिए दिख गया दूसरे को इसका सपना टूटने वाला है। जगन रेड्डी वहाँ पे तैयार थे, उस समय तो थे। हाँ, उस तो भाई जगन रेड्डी तैयार थे पूरी तरीके से, और उन्होंने जब उसमें वही रणनीति अपनाई पूरे राज्य का। आंध्रा में ये बड़ी रोचक बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाता है, अखिलेश यादव हमारे जो 6 महीने पहले अवतरित होते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक दौर ऐसा भी आया था कि अखिलेश यादव को लग रहा था कि काम हो जाएगा सब ठीक ठाक, लेकिन वहाँ 3 साल पहले से 3 बार दौरे करते हैं। एनटीआर ने खुद दौरा किया था, बाकायदा रथ लेकर के, याद है उन्होंने तो शुरू किया था वो सारे ड्रामा, रथ वाला प्रक्रिया उन्हीं से शुरू हुई है पूरी की पूरी। और इस बीच में उसने शुरू कर दिया, एनटीआर ने, ये चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया था, चंद्रबाबू नायडू के बाद में जगन रेड्डी ने कर दिया, और वो पलट गया बिल्कुल। वो आज हालत ये है कि वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, और तो छोड़ दिए तेलंगाना में मतलब बगल का राज्य, वहाँ पर कुछ एक सीटों के लिए तरस रहे हैं। आंध्रा में भी सरकार, क्योंकि अब इतनी पॉपुलर उन्होंने बना दी जगन रेड्डी ने अपने आप को, जरा सी चीज़ों को लेके मुझे तो ताज्जुब होता है कि लोग योजनाएं कैसी बनाते हैं और क्या क्या करते हैं। जगन रेड्डी ने एक योजना बना दी कि वहाँ पर आप अपने ट्रैक्टर्स को ज़रूरत नहीं खरीदने की, आप हमसे ट्रैक्टर उधार पे लीजिए, एक दिन लीज पे लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे। और उसके लिए पता लगा गवर्नमेंट 12-13 हज़ार करोड़ रुपए का बजट लग दिया, और 4-5 हज़ार जो है ट्रैक्टर ला करके एक जगह कुछ सेंटर्स पे खड़े कर दिए। आप ले जाओ उसको, कितना पॉपुलर काम हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने बहुत बड़ा काम करेगा, और कुछ छोटे छोटे काम जगन रेड्डी में बहुत अच्छे किए। जैसे तेलंगाना में केसीआर ने जो नरेंद्र मोदी किसान योजना में पैसा 2000 दे रहे हैं, वहाँ उसने 10,000 रुपये पर एकड़, यहाँ तो उस तरीके से था, लेकिन यहाँ तो 6,000 पड़ता, वहाँ 10,000 उसने देना शुरू कर दिया। तो वो ये सब योजनाएं ऐसी थी जो उनको सीधे जोड़ती थी, तो इसलिए इनकी सत्ता पे पकड़ बनी हुई है अभी। और उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी पुराने खिलाड़ी हैं, प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे हैं। गुजरात की जनता को आज भी पिछले लगभग 20 सालों से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा और ज़्यादा सत्ता से जोड़े हुए हैं किसी तरीके। तो आखिर कुछ तो कमाल है ही। और देश की जनता अभी तक जिस तरीके से हालत में हमने देखी है अपने लंबे कैरियर के दौरान, उसके पहले कभी वो हुल्लड़, हंगामा, जोड़, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता था। इवन वो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में नहीं दिखता था जो अब दिखता है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि ये क्षेत्रीय दल क्या कर पाएंगे, या नीतीश कुमार उसमें क्या कर लेंगे, और या चंद्रबाबू नायडू जो किनारे हो गए उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी। तो चंद्रबाबू नायडू की अब वापसी मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। कोशिश कर सकते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू, आपको याद होगा जब कुमार स्वामी की सरकार बनी थी तो एक बहुत बड़ी पिक्चर आई थी जिसमें सोनिया गांधी, चंद्रबाबू नायडू ये सब हाथ पूरा उठा करके कर रहे थे। लगभग लग रहा था कि अरे देश में अब तो बस खत्म पूरा, बाकी सब कुछ। कितने दिन चला, वो अपनी नहीं बचा पाए, दूसरा अलायंस तो छोड़ दीजिए, क्या बचाएंगे। तो यही ये है। अच्छा, क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे थे, जैसे आप कह रहे थे ना कि केसीआर ने या कि चंद्रबाबू नायडू ने या किसी भी क्षेत्रीय दल ने अपनी अपनी अलग अलग योजनाएं चलाई और उसकी बदौलत वो स्टेट में स्थापित हुए हैं। और इधर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो भी ये क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स की है, जो रेवड़ियाँ बांटी हैं, जिसको रेवड़ियाँ कहते हैं, रेवड़ियाँ बांटी हैं, वो रेवड़ियाँ बांटना देश के लिए खतरनाक है। एक तो नरेंद्र मोदी का बयान है, और दूसरा बयान जेपी नड्डा का है 31 जुलाई वाला, पटना वाला, कि रहेगी तो बीजेपी विचारधारा के तरफ पे आगे चलती रहे तो बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, जेपी नड्डा का बयान कुछ जो है वो ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है, इसमें मुझे कोई ये कहने में संकोच नहीं है। जेपी मतलब आप भारतीय राजनीति में इस तरीके से दम नहीं ठोक सकते, और ना दम्भ आना चाहिए आपको, ना दम ठोक सकते हैं। 50 साल सरकार रहेगी, नहीं 50 साल सरकार एक वेग टर्म में कहा था उन्होंने
ये ज़्यादा कहना, ये ज़्यादा तथ्य के साथ में कहना बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे एक ये नया सवाल नहीं है, ये बड़ा सवाल ज़रूर है, नया नहीं है, बड़ा ज़रूर है कि देश में क्या, क्योंकि क्षेत्रीय दल होने की वजह से या क्षेत्रीय दलों की, राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार होने से जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो ये है कि हर समय राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। तो कोई राजनीति का कोई दल ये रिस्क नहीं ले पाता कि 5 साल तक वो अपनी नीतियों के बल पे काम कर सके। उसको हर समय, क्योंकि सबकी बढ़ने की इच्छा है। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश और न जाने बीच में गोवा और उत्तराखंड भी हुआ है। तो जाना तो सब लोग चाहेंगे वो फिर अब उस मूड में आ जाते हैं हर समय चुनाव के, तो काम कम होता है। एक ये सवाल ज़रूर होता है जब हम राष्ट्रपति चुनाव के, मतलब 2 दल हों, राष्ट्रीय दल हों, जिसमें 2 के 7 लोग हों, लड़ाई हो, संघर्ष हो, तो ठीक है, जो भी जीते अपना करे बैठ करके, वो तो वो अमेरिका में जैसे होता है, तो वो एक प्रणाली है। लेकिन अब ये प्रणाली और वो प्रणाली अच्छी कितनी, इस पर लंबी चौड़ी बहस होती रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार की या बीजेपी का मानना ये ज़रूर रहा है, मानना मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनकी अंदरूनी बातों में ये सब बात होती है कि हम, अच्छा ये रहेगा अगर ऐसा हो, लेकिन ये इतना उनके कहने से नहीं होने जा रहा और ना ही देश में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आपके पास में 2/3 बहुमत पूरे तरीके से सब जगह हो, जनता स्वीकार करने को तैयार हो, राज्य स्वीकार करने को तैयार हो, तब ये होगा। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है और क्षेत्रीय दलों का होना निश्चित रूप से ठीक रहता है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या स्थितियां बनेगी, इस पर हम कोई कमेंट करने वाले नहीं होते हैं कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जनता तय करना चाहिए जनता को। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी इस समय चल रहा है क्षेत्रीय दलों को लेकर के, कांग्रेस ने जिन क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाया, उन क्षेत्रीय दलों ने लगभग कांग्रेस को ही ख़त्म किया अपने अपने स्टेट में, चाहे आप कहीं का भी उदाहरण ले लीजिए। लेकिन बीजेपी ने जिन क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाया, वहाँ पे बीजेपी ने उन क्षेत्रीय दलों को ही कमज़ोर किया और नीतीश कुमार ने इसी का हवाला दिया है। चाहे आप आप मायावती के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश वाला देख लें, चाहे फिर पहली मुलायम सिंह की सरकार भी थी तो जनता दल की सरकार थी तो मुलायम को समर्थन तो दिया ही था इन्होंने, ममता बनर्जी हो गई, शिवसेना हो गई, इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे बीजेपी ने ही कमज़ोर किया है। देखिए ऐसा है, मतलब एक आपकी बात थी कि क्षेत्रीय दलों में बीजेपी ने जहाँ जिनसे गठबंधन किया उनको कमज़ोर किया है। इसको बहुत आप एक उस तरह से तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप एक शब्द और जोड़ दें तब तो संभव है। छोटे दलों में, बड़े दलों में कमज़ोर हो सकता है किया हो, लेकिन वो ऐसा नहीं ख़त्म हो गया। मायावती अपनी रणनीति खेलती रही थी, अपने हिसाब से राजनीति चलती थी, उन्होंने भी सत्ता तो ली थी भाजपा से कि साहब 6 महीने हम चलाएंगे, 6 महीने तुम चलाओगे, लेकिन जब अपनी पूरी रेवड़ी पूरी खा ली तो उसके बाद मना कर दिया उन्होंने। फिर कल्याण सिंह पार्टी थोड़ी हुआ था, लिखा पढ़ी में इतिहास में कल्याण सिंह के साथ में धोखा हुआ था पूरा। अब वो धोखा इस पे नहीं है वोट बैंक पे, वो धोखा दूसरे उस पे खेल पे है। वो बड़ा जो अंपायर पूरा नोटों गिनने की मशीनों का रखा गया था, उसके आधार पर था वो बाद में कि अब जब फिर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ऐसा नहीं किया बल्कि उसने तो अपना वोट बैंक का आधार बढ़ा दिया। आधार बढ़ाने देने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि आप धोखाधड़ी से करें तब। तो यहाँ धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, यहाँ तो उसने दलितों में महादलित का जो काम बिहार में एक दौर में नीतीश कुमार ने किया था, 21 महादलित दलित के पार्टियां थी, उसको रामविलास पासवान को छोड़ करके, पासवान की पार्टी को छोड़ के बाकी सबको महादलित बना के उनसे अलग कर दिया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी है और संघ के जितने अनुशासनिक संगठन हैं उन सबका काम यही रहा है कि वो बड़े स्तर पर दलितों के साथ जोड़ करके काम करें और ठीक से आगे बढ़े। तो वो इनके साथ एक दूसरा संगठन इनको पनपाने लगा था और इनको बहुत ज़्यादा भनक नहीं हुई। मायावती को भनक होती नहीं, मायावती तो खुद इतनी बड़ी नेता बन गई थी कि लोगों को उनकी भ्रष्टाचार की या उनकी और कहानियों की उससे कोई मतलब नहीं था। उनको तो लगता है कि अरे हमारा नेता तो कम से कम इस लायक तो हुआ कि वो जहाज में चल सके, अरबों में खेल सके,
हीरे का भ्रष्टाचार। और मैंने खुद देखा है मायावती को कपड़े के पीले फूल को लगा करके पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी वो, हीरे के हार से लेकर के और सब कुछ है। और बाद में वो लोगों को, इस किताब में एक बड़े जिक्र भी है जिसे पढ़े आ जाएंगे, कि वो हम पत्रकारों को, खासतौर से महिला पत्रकारों को कहती थी कि तुम नारियल पानी पिया करो, सामान्य पानी मत पिया करो, बड़ा मैंने वो चेहरे पे ग्लो आता है। तो वो अपना ग्लो करती रही, पार्टी का ग्लो नहीं किया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। शिवसेना के साथ जो हुआ वो विशुद्ध, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है बढ़ाने का, पहले एक क्षेत्र में 2-4 में, लेकिन उनको पता ही नहीं लगने पा रहा है, वो काम ही नहीं कर रही है जब शिवसेना, तो क्या करेगा, दूसरा आदमी लिया जाएगा। और भारतीय जनता वहाँ क्योंकि मतलब पहले से जख्म झेल चुकी थी, तो उसने एक और आदमी खड़ा करके उसके सहारे वो काम किया। तो ये है अब राजनीति में इसका कौन हिसाब किताब है। अब जैसे नीतीश कुमार कहते हैं एक दूसरे चिराग को लाके बनाया जा रहा था, चिराग का इस्तेमाल मुझे हटाने के लिए किया गया था, तो किया होगा, लेकिन तो आपने भी तो कम सीटें पा करके अपनी सत्ता पाने में पूरा काम किया था कि नहीं किया था। तो आप किसको सही कहोगे और किसको गलत कहोगे, किसको नैतिकता कहोगे, किसको अनैतिकता कहोगे, किस मुंह से आप। लेकिन इस मुंह को सुनने कौन जा रहा है भारतीय राजनीति में? अब बिहार की राजनीति में कुछ सुनने जा रहा है कि आपने लालू को क्या क्या कहा था, या लालू ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा था, या तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा था? सबने सब कुछ कहा है सबके बारे में, और इतना हद कहा था कि हम आप अगर उसका 10% सोच ले तो हम आप दोनों लोग जब मिलने जा रहे हैं तो रास्ता बदल दे। हमारे आप में इतनी शर्म होगी कि हम 10% मैं कह रहा हूँ, 1% भी सर जितना उन लोगों ने बोला है, वो उसका हम रास्ता बदल लें। लेकिन वहाँ दोनों पूरी बढ़िया गलवैयाँ मिली जा रही हैं, आदरणीय चाचा हो गए हैं। नहीं, चाचा भतीजे सब आदरणीय होते हैं। लेकिन और अच्छा, मुझे अफसोस तब होता है जब लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। क्या मतलब है? राजनीति में इतना सब कुछ फेयर है कि तुम्हारा हम सब कुछ कर दें, बर्बाद कर दें, भाषाई बर्बादी कर दें, हम जो भी यहाँ नहीं कह सकते, भाषाई भी, और हर बर्बादी तो की कोई छोड़ा नहीं। और अब फिर बहुत बढ़िया क्यों? क्योंकि एक आपको निपटना है, एक देखा राजनीति में तो बहुत अब बड़े मासूमियत से आप कहते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब तथ्य है जो सच्चाई है भारतीय राजनीति की। इसमें कई आपको ऐसे हर पार्टी की एक एक कहानी तो रही ही है। हाँ, किसी की बीजेपी के साथ रही है, किसी की कांग्रेस के साथ रही है। हाँ। अब जैसे ममता बनर्जी पे आरोप लगता है कि ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री बनती है वाजपेयी जी के, और ममता बनर्जी ही बीजेपी दाखिल होती है बंगाल में। भले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर वहाँ था, लेकिन बीजेपी दाखिल नहीं होता है, लेकिन दाखिल नहीं हो पाई थी बीजेपी। वाया ममता बनर्जी दाखिल होती है, और आज की तारीख में बीजेपी वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो जाती है। तो तोहमत तो ममता बनर्जी पर लगेगी ही। बिल्कुल लगेगी। ममता बनर्जी ने क्या किया? वामपंथियों को किस तरीके से भगाया है? वामपंथी थे, आज हालत ये है कि जीरो पर है, कांग्रेस जीरो पर है। तो जमीन पे कब्जा करना राजनीति में किया जाता है, लेकिन अब नैतिकता, मैं फिर वही कह रहा हूँ, राजनीति में आपको खराब लगेगा, मुझे सुनने कहने में खराब लगेगा, नैतिकता नाम की कोई जगह नहीं है। और अब तो कम से कम नहीं है, इसलिए इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कब की करे सर? क्योंकि आपने पूरा इतिहास लिखा है, कब करें नैतिकता की बात? कभी रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रही है, बिल्कुल रही है। बात करते थे लोग, कम से कम शर्म तो आती थी उनको। आज तो बेशर्मी हो गई है पूरा। शर्म आती थी, किया तो सब लोगों ने सब कुछ है, लेकिन शर्माते थे। इतना तब भी नहीं होता था। तब ये होता था कि भाई हाँ, एक क्षेत्र है वो चरण सिंह के लिए छोड़ा जाता था यूपी में। जैसे सपा अलग हो गई थी तो भी चंद्रशेखर के खिलाफ कभी उसने कैंडिडेट नहीं दिया था बलिया से। तो एक आदमी क्या कांग्रेस के खिलाफ नहीं दिया, सोनिया राहुल के खिलाफ नहीं दिया, रायबरेली और अमेठी में। लेकिन अब वो भी सब कुछ खत्म हो चुका है। और एक दूसरे के खिलाफ एक तरफ जो दो लड़के होते हैं वो दोनों बिल्कुल बर्बाद कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कहानी किस्सा हो जाती है। लेकिन जब एक थोड़ी सी भी ज्वाला जरा सी कहीं से किसी मंदिर की ज्वाला नज़र में आती है जरा सी, तो वो देवी बन जाती हैं। वो वक्त की बात है। एक आखिरी कहानी सर आप मुझे बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। लालू और नीतीश मिले हैं इस बार पटना में, ये पहले मिले कैसे थे और अलग कैसे हुए थे? शुरुआत वाली कहानी नहीं है, तो, हालांकि इसमें है पूरी है, मैं वही कह रहा हूँ, पूरी है, मैंने पढ़ी है। उनके मिलने ना मिलने की कहानी उतनी, क्योंकि सब जेपी के चेले बताए जाते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जेपी के आंदोलन जब 74 के शुरुआत से ये लोग थे, जेल साथ में रहे हैं,
फिर उसके बाद सत्ता की भागीदारी में की बातें हुई हैं। विधायक थोड़ा सा नीतीश बाद में बने हैं, वो पहले बन गए थे। नीतीश तो अपना पहला चुनाव हार गए थे। हाँ, तो वो पहले बन गए थे विधायक, लालू जी तो पहले बन गए थे। और फिर 94 में जिस तरीके से धोखाधड़ी हुई सरकार बनाने को लेके, वो एक अलग है, उसका लंबा किस्सा है, इसलिए पाठकों को इसमें उसको पढ़ना ही चाहिए, तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा उसका। और फिर 95 से आप जानते हैं कि लालू जी, और अब आप ये देखिए, जिन नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, और जब भी चुनाव आता है कोई भी, तो बढ़िया सा लालू के जंगल राज का वॉल्यूम यो कर देते हैं, तेज बढ़ा देते हैं। मैं तो बहुत सारी चीजों का साक्षी रहा हूँ। आप रहे, चूंकि पटना में आप एक बड़े अखबार के साक्षी रहा हूँ, और मैंने खुद देखा है, उस उत्साह को भी अपने शरीर में लिया है, और उसके घृणा को भी देखा है, उसको बैठ करके। तो आलू कर दिया जाता था, या लालू जी खुद इनके बारे में जो जो कहते रहे हो, पेट में दांत है और पता नहीं क्या क्या। मैं उसको वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि जब राजनीति इस स्तर की हो जाए, और दूसरा सबसे खतरनाक ये है कि उस स्तर को कोई स्तर ना समझा जाए, तब फिर मिल जाए, तो वो बड़ा खराब है। इसका मतलब तो सब कुछ है ही नहीं, कहना सुनना बेकार है। कल कौन किसको क्या कहेगा, वो सिर्फ सुविधा की राजनीति, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही अब हो गई। ये कहिए ना कि हाँ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, क्यों हमको भ्रम में डाले हो भाई। एक आपका सवाल जो था, जिस पे मेरे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट आजकल जवाब दे रहा है, वो अधूरा रह गया था, वो यही है कि फ्रीबीज वाले में, तो क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की पूरी जो पहचान ही है वो क्षेत्रीय अस्मिता और वहाँ की द्रमुक और डीएमके या एडीएमके दोनों ये क्या करते रहे, अम्मा टीवी बांट दिया। नहीं, अम्मा कैंटीन तो फिर एक अच्छी भलाई चीज़ का है, काम है, मतलब फ्रिज, टीवी, कूलर, दहेज का सामान, बांटना, जेवर बांटना, जेवर बांटे गए वहाँ, तो जेवर बांटना ये क्या है, ये आपको मतलब फ्रीबीज ही है ना। उसी तरीके से पढ़ाई के लिए देना कोई फ्रीबी नहीं है, उसी तरीके से गरीब आदमी को अन्न देना फ्रीबी नहीं है। लेकिन आकुश श्रीवास्तव या आप, अगर आप बिजली का बिल आपको क्यों फ्री हो, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि हमें इतनी तनख्वाह मिलती कि हम दे सकते हैं, तो वो एक रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। और अस्पताल, अगर हमारी सोशल वेलफेयर स्टेट है, हमें फ्री करना चाहिए। अस्पताल एक आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए फ्री होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, सरकारी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, जहाँ सब कुछ एम्स और मेडिकल। लेकिन आपको जिस दिन आप दुनिया के सबसे सुखद, सबसे अमीर, सबसे विशाल आदमी हो, उस दिन आप मेरे साथ एम्स चले जाइए, सफदरजंग चले जाइए, देख चुका हूं आपको लगेगा कि आपसे बड़ा गरीब आदमी कोई नहीं है। इस सेकंड वेव ने तो दिखा दिया। तो फिर सेकंड वेव नहीं, अभी भी आप चले जाओ, जो एक गरीब आदमी की तरह मरा कटा रहता है, तो उसको जब तक आप सुधारेंगे नहीं, उसको आप फ्रीबीज माने, कुछ भी माने, वो करिए। नेता लोग आपसी जो बयान दे करके दोनों ही पक्ष के अपने आप को बचना चाहते हैं ना, पलड़ा झाड़ना चाहते हैं, ये सबसे खतरनाक है। पलड़ा नहीं झाड़िए, लेकिन जो फ्रीबीज है वो फ्रीबीज है, और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोक कल्याण, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और वही सही है कि भाई जो देने की हैसियत में है उससे ले लो। हाँ। और जो गरीब है उसके पास हर सुविधा पहुंचा दो, उसमें दिक्कत क्या है। बिल्कुल। इसको क्लोज करते हैं सर। आखिरी बस एक लास्ट सवाल, क्योंकि नीतीश कुमार जब से अलग हुए हैं सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, 2024 सबने चलाना शुरू कर दिया है। हम भी भाई मीडिया वाले लोग हैं, हमारे भी कीवर्ड में आ गया 2024, तो 2024 हमें रखना ही पड़ता है। आखिरी सवाल सिर्फ ये है, चूँकि आप बिहार में लंबे समय तक रहे हैं, एक अखबार के संपादक रहे हैं, तो आपका उठना बैठना उस सर्किल में भी रहा है। क्या नीतीश कुमार के नाम पर सहमति उस तरीके की बन जाएगी जिस तरीके की दिखाने की कोशिश पूरे मीडिया 24 में? हाँ, अब बहुत ही मतलब ये वेग है। नहीं, वेग भी नहीं है, ये पहले ये अंतिम लेवल का सवाल है, और अभी उस पर कम से कम 10 जीने चढ़ेंगे। क्या राहुल गांधी मानेंगे, क्या ममता बनर्जी मानेंगी, हाँ। क्या केसीआर अपनी दुकान बंद कर देंगे, क्या बाकी और लोग, क्या अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। तो ये क्या सब आसान काम है क्या, लड्डू पेड़ा है क्या, मतलब आपने खाया और गप से ले लिया बैठ करके। फिर नीतीश कुमार के नाम पे क्यों होगी, कितने सांसद उनके साथ में हैं, ममता बनर्जी के पास उनसे 4 गुना सांसद हैं,
इनके तो अपने 16 हैं। तो आप नंबर्स का गेम भी तो देखा जाएगा। और फिर राहुल गांधी को कितने लोग किसी तरह देख छोड़ देंगे? राहुल गांधी 12 करोड़ वोटरों के 2019 के हिसाब से हाँ। नेता आज भी हैं। यहाँ तो 12 विपक्ष करोड़ में के सबसे आप बड़ी है पार्टी नहीं। तो है ही। अगर नीतीश कुमार के लेटेस्ट उसमें जब आप जाएंगे तो जो इनको टोटल वोट मिले हैं तो वो गिन लीजिएगा, तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए हाँ, ये हो सकता है एक चेहरा है, एक किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, या क्या किया जाएगा, अभी भविष्य के कर्त में है। अभी फ़िलहाल बिहार की कुर्सी संभाली जाए, बिहार को देखा जाए, लेकिन संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मुझे 2009 का इंडिया टुडे का वो अंक याद आ गया, पीएम इन फ्यूचर। इंडिया टुडे ने स्पेशल स्टोरी की थी और शायद आप उसी समय पटना पहुंचे भी थे। हाँ। तो मेरा सवाल बस उसी से था, पीएम इन फ्यूचर में मटेरियल है। हाँ, पीएम मटेरियल कहा जाता था उस समय। देखिए मटेरियल है क्यों? क्योंकि जानकारी के लेवल पर, सुनने के लेवल पर, समझदारी में, इतिहास उनका रिकॉर्ड उनका। नीतीश कुमार जी के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते हैं वो। ये कोई मतलब अगर एक दौर में लालू यादव नाम हो सकता था, मुलायम सिंह यादव हो सकता था, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन हालात, परिस्थितियाँ, क्या भारतीय राजनीति की परिस्थितियाँ ऐसी होंगी? होने के तो आज आपने इस किताब में जितने लोग लगे हुए हैं, राइट फ्रॉम अरविंद केजरीवाल टू मायावती, सब आदमी जो हैं वो मटेरियल हैं, पीएम मटेरियल है, निश्चित रूप से हैं पीएम मटेरियल। अरे जब देवगौड़ा बन सकते हैं, गुजराल साहब बन सकते हैं, चंद्रशेखर जी जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, वो मतलब कभी मंत्री नहीं बने थे, चुनाव तो मैंने कितने लड़े थे, लेकिन कभी मंत्री नहीं बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो लेकिन हालात, सब कुछ हालात पे होता है। अभी इस पर टिप्पणी करना उतना मज़ेदार नहीं होगा जितना इसको देखना मज़ेदार होगा। चलिए, तो हम अपनी बातचीत को यहीं विराम लगाते हैं। इतने सारे क्षेत्रीय दल, इतनी सारी बातें, इतनी सारी राजनीति और सबको समझने की एक कोशिश, ये किताब जिसका नाम है सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का और भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली रीजनल पार्टियों का पूरा लेखा जोखा है। इसका इंग्लिश वर्जन भी अब आने ही वाला है और मैं आपके माध्यम से आपको और दर्शकों को भी आमंत्रित करूंगा। इसका विमोचन जो है 30 तारीख को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होना है। हरिवंश जी इसमें आ रहे हैं। आप सब आइए। बिल्कुल आएंगे। तो इसका हिंदी वर्जन अभी आ चुका है, इंग्लिश वर्जन आने वाला है। प्रभात पेपरबैक्स ने ये किताब छापी है। पढ़िए, सोचिए और समझिए कि क्षेत्रीय दलों के भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है और तब जरा जेपी नड्डा के उस बयान को भी याद करिए। तो आज के लिए शुक्रिया।